एक क्वेश्चन लिखना कंटिन्यूसली, आप एक क्वेश्चन लिखो ऐसे, इफ n is equivalent to 60, if n is equivalent to 60, a in frequency, a is equivalent to 51, a is equivalent to 51, b is equivalent to 32, and AB is equivalent to 25. But remember this is in terms of frequencies, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रहना ज़रूरी है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। N 60 है, A 51 है, AB 32 है और AB 25 है। क्वेश्चन आपका है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। बट रिमेंबर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स दे विल नॉट आस्क फॉर ऑल द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, दे आस्क फॉर वन ऑफ देम, ठीक है। फिर चाहे एक निकालना हो या सारे निकालने हो, विल गो फॉर द कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। बनाइए ज़रा एंड टेल मी व्हाट आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन दिस। What are the missing frequencies in this? Now see, this is 25, this is 51, so this should be 26. Yes or no? Let me draw it with some another color ताकि आपको समझ आए, ठीक है। So this will be 26. Okay, this is 25, this is 32, this should have been 7. Clear? Now if this is 51, this is 60, this shall be 9. If this is 7, this is 9, this should be 2. And if this is 26, this is 2, this should be 20, or 32 plus this is 60, ठीक है। 38 नहीं आएगा, 28 आएगा, ठीक है। डन। सो दीज आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कहेगा बताइए फाइंड, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड एल्फा। अगर क्वेश्चन वाले ने ये लिखा होता क्वेश्चन में, बताइए एल्फा कितना है, तो आंसर वुड हैव बीन एल्फा। एल्फा पता था ये गलती करोगे तभी ये सवाल पूछा। सी 7 इज alpha B. See, if you talk about this cell, this is intersection of A and B. समझ आ गया? इसके ऊपर से A है, नीचे इस साइड से B है, so this cell is called as AB. If you talk about this cell, this is alpha B. समझ आ गया? This cell is A beta. Clear? This one is alpha beta. Done? अच्छा, ये क्या होगा फिर? इसके यहां से अल्फा है, इधर से टोटल है, so this will be alpha. इसके ऊपर से A है, यहां से टोटल है, so this will be A. समझ आ गया? Similarly this 32, B इधर से टोटल इधर से, so this will be B. So this is actually B is equivalent to 32. अब ये 28 का बताइए मुझे क्या है? What is this 28? 28 is beta because यहां से बीटा, यहां से टोटल, so beta will be how much? 28. But you have to write it in this way so that it represents what? Class frequency. वो चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खाली लिखूंगा it will represent class, but I have to represent as class frequency. So that means इसको small brackets में जो है वो enclose करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? ओके जी। Now take a look at the second part of it. Second part is the consistency of data. Now what do you mean by consistency of data and how to check for the consistency of data? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने बस ये चीज पढ़ा कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, यही पढ़ा कि नहीं। हमने देखा एट्रीब्यूट में जो है अगर उसके दो ही हिस्से हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकोटमस बोलेंगे, याद है कि नहीं। और अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? मैनिफोल्ड कहेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि भाई एट्रीब्यूट्स जो है, जब हम किसी भी पॉपुलेशन को एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिवाइड करेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग क्लासेस बनते हैं,
ठीक है, हमने देखा था कि कभी उन क्लासेस को पॉजिटिव क्लास कहा जाता है, कभी नेगेटिव क्लास कहा जाता है, या कभी कॉन्ट्ररी क्लास हम कहते हैं। ठीक है, या अगर हम उनमें जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें जो पॉपुलेशन है, उनके बारे में बात करें तो हमारा बनेगा पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्ररी क्लास फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया कि नहीं? उसके बाद हमने कहा कि अगर मेरे पास लेट मी सपोज दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे आप डिफाइन कर रहे हो तो आपके पास काफी सारे क्लासेस निकलेंगे, एंड टोटल क्लासेस इक्वल टू 3 to the power of n, where n is the number of attributes. तो दैट मींस इस केस में कितने क्लासेस बनेंगे? 9 क्लासेस बनेंगे। और इसमें क्या होगा, हर किसी क्लास का अपना अपना ऑर्डर होगा। ऑर्डर मींस कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे वो क्लास डिफाइन किया जाता है। इफ आई राइट ए बी, इसका ऑर्डर 2 है। इफ आई राइट अल्फा बीटा, स्टिल इसका ऑर्डर 2 है। अगर मैं ए लिखूं, इसका ऑर्डर 1 है। अगर मैं n लिखूं, इसका ऑर्डर 0 है। ठीक है, सो दैट मींस जब भी मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स होंगे, या तो मेरे पास 0 ऑर्डर क्लासेस होंगे, फर्स्ट ऑर्डर क्लास, सेकंड ऑर्डर क्लास, थर्ड ऑर्डर इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो 3 एट्रीब्यूट्स के केस में मेरे पास 0 ऑर्डर वाले भी होंगे, फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस भी होंगे, सेकंड ऑर्डर क्लासेस भी होंगे, और थर्ड ऑर्डर क्लासेस भी होंगे। और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्लास है उसको हम क्या कहेंगे? अल्टीमेट ऑर्डर। अल्टीमेट ऑर्डर, इस क्लास को अल्टीमेट क्लासेस कहेंगे। हमने दो चीजें पढ़ी थी, 3 to the power of n and 2 to the power of n. 3 to the power of n will give you the total number of classes, and 2 to the power n will give you the total number of ultimate classes. ठीक है, और एनी अदर अगर किसी दूसरे ऑर्डर का निकालना है तो 2 to the power r into NCR, where r is कि आप कौन सा ऑर्डर निकाल रहे हो, and n is the number of attributes. यहां तक हमारा हो गया था। फिर हमने कहा था there is something called as contingency table. contingency table क्या होता है? कंटिजेंसी टेबल में क्या होगा भाई, हम देखेंगे कि आपके पास एक से ज्यादा, जब आप एट्रीब्यूट्स पे डिफाइन करते हैं, एक ही पॉपुलेशन को एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिफाइन करते हो, तो उसके बीच का जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश बाय यूजिंग कंटिजेंसी टेबल। अगर दो एट्रीब्यूट्स है तो क्या बनेगा? 2x2 कंटिजेंसी टेबल, या कभी कभी 2x2 मैट्रिक्स टेबल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किस चीज की? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की। किस चीज की? कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की। हमने कहा कि बात क्या हो रही है, हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं, लेट मी सपोज टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपके पास है 300 फॉर एग्जांपल। ठीक, लेट मी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। किसी भी दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे, किसी भी एक एट्रीब्यूट के बेस पे आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल जो हमने कल ही लिया था, विल स्टिक टू द सेम एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ स्मोकिंग, लेट द फर्स्ट एट्रीब्यूट बी स्मोकिंग। दैट मींस इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? अल्फा क्या होगा? नॉट स्मोकिंग, जो स्मोकिंग नहीं करते। ठीक है ना? कभी हम इसको दूसरे एट्रीब्यूट के बेस पे डिफाइन करेंगे, बी, दैट मींस हेल्दी। ठीक है, ठीक है, दैट मींस आपका जो बीटा रहेगा वो रहेगा अनहेल्दी। समझ आ गया कि नहीं? जो ही मैं पॉपुलेशन को डिवाइड करूंगा, मुझे पता है इसमें जो ये वाला जो ग्रुप होगा, इसमें वो लोग होंगे जो स्मोक करेंगे, इसमें वो ग्रुप होगा जो स्मोक नहीं करेंगे, बट इसके अंदर पॉपुलेशन ही है, लोग ही है ना। यस और नो? कभी क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास यहां कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए? पॉपुलेशन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल कहा था, ऐसे एग्जाम्पल मैंने कहा था, मैंने कहा दिस इज 300, दीज आर स्मोकर्स 200 और नॉन स्मोकर्स 100। उसके बाद मैंने उसको फर्दर क्लासिफाई किया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ हेल्थ एंड अनहेल्दी। हेल्दी इतने हैं, अनहेल्दी इतने हैं। आप मुझे बताइए, जितना आप नीचे चले जाओगे, क्या वो वैल्यू ऊपर वाले से बड़ा होगा? इज इट पॉसिबल? या तो इक्वल होगा, लेकिन इक्वल होने के टाइम पे दूसरा जीरो होना चाहिए। यस और नो? वरना क्या, जितना आप नीचे चले जाओगे डाउन द ऑर्डर, हमेशा आपका जो फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर का जो वैल्यूज है वो हमेशा कम होते जाएंगे। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, और हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा था, अगर आपको याद है, वी कैन एक्सप्रेस हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज इन टर्म्स ऑफ वी कैन एक्सप्रेस लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करते हैं तो हमें उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें हमेशा जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी अ लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस वो कहां कहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट मी टेक दिस एग्जांपल जो हमने कल भी लिया था, एंड आई राइट दिस अगेन। फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन इज 300। ठीक, अब 300 की जो ये पॉपुलेशन है, इसमें मेरे पास स्मोकर्स जो है, लेट मी सपोज दे आर 200, और मेरे पास नॉन स्मोकर्स जो है दे आर 100।
ठीक है, मुझे बताइए ये वाला जो ग्रुप है क्या इसका नंबर इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसी में से निकला है। अब मुझे बताइए स्मोकर्स में से जो हेल्दी है वो है 180 और अनहेल्दी जो है वो है 20, ठीक। नॉन स्मोकर्स में हेल्दी है 10 और अनहेल्दी है 90। समझ आ गया? अब देखिए क्या चीज है, आपके पास जितने भी वैल्यूज यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्मोकिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एट्रीब्यूट एंड हेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एट्रीब्यूट, इट मींस नॉन स्मोकिंग विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड अनहेल्दी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। कैन यू टेल मी ये जो स्मोकर्स वाला ग्रुप है, कैन आई राइट दिस ए इज एक्चुअली 200 स्मोकर्स है ना, एंड दिस अल्फा विल बी 100 है ना, स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स। अब ये हेल्दी कितने हैं इसमें से? बट यू नो ये कौन से वाले हेल्दी है? हेल्दी स्मोकर्स है, तो स्मोकर्स है तो ए और हेल्दी है तो बी, सो दिस ग्रुप विल बी ए बी, है कि नहीं, जो हमने कल डिस्कस किया था। एंड दिस विल बी स्मोकर्स एंड अनहेल्दी, दैट मींस एब्सेंस ऑफ बी, सो दैट इज बीटा, दिस ग्रुप विल बी ए बीटा। सिमिलरली दिस वन विल बी अल्फा बी एंड दिस वन विल बी अल्फा बीटा। समझ आ गया? मेरे कहने का मतलब है जो आपके पास जितनी भी वैल्यूज यहां से निकलेंगे इस टेबल से, या आप कंटिंजेंसी टेबल से ये चीज बनाओ, ऐसे बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसकी जगह क्या बनाते हैं? कंटिंजेंसी टेबल। ये हो गया अल्फा, ये ए अल्फा टोटल, ये हो गया आपका बी बीटा टोटल। आपके पास ये जो सेल्स बन गई, ये ए बी बनेगा, ये अल्फा बी बनेगा, ये ए बीटा बनेगा, ये अल्फा बीटा बनेगा, एंड दिस विल बी बी बीटा ए अल्फा। आ गया आपके पास 9 वैल्यूज एंड दिस विल बी एन, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें जितनी भी वैल्यूज है, इज इट पॉसिबल दैट इट विल एक्सीड द टोटल वैल्यू ऑफ एन? नहीं पॉसिबल है। समझ आ गया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्या होना चाहिए? वो लॉजिकल होना चाहिए। यस और नो? जितने भी आपके पास डेटा है वो आपके पास लॉजिकल होना चाहिए। समझ आ गया? वो आपके किसी के साथ वो कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। कंफ्लिक्ट इन एसेंस, फॉर एग्जांपल आपने कल, अगर आपको याद है, आपने एक कंटिंजेंसी टेबल बनाया और उसमें एक वैल्यू आ गया -20 बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब जो ही मैं आपके पास बोलूं, क्या ये पॉसिबल है कि -20 लोग, बिकॉज हम क्या करें, काउंट कर रहे हैं। हमने कहा ना कुछ एट्रीब्यूट्स, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उन्हें हम कैसे मेजर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट। नेसेसरली या तो वैल्यू 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। समझ आ गया? सो वेन एवर यू ड्रॉ ए कंटिंजेंसी टेबल और ए टेबल लाइक दिस, इसमें इसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, दे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। या तो 0, इसमें से कोई भी वैल्यू या तो 0 होना चाहिए, वरना 0 से बड़ा होना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स दे शुड नॉट बी नेगेटिव। यस और नो? सेकंड, कैन आई से दैट दे शुड ऑल बी लेस और इक्वल टू n? n से छोटे ही होने चाहिए। समझ आ गया? अब मैंने यहां पे इक्वल टू क्यों रखा? देखिए, अगर मैं अब इक्वल टू रखूं, फॉर एग्जांपल 300, तो सारे के सारे 300 स्मोकर्स होंगे और ये बन जाएगा 0, ठीक है, नॉन स्मोकर कोई है ही नहीं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो कैन आई से व्हेन यू ड्रॉ द कंटिंजेंसी टेबल, उसके अंदर आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? अगर वो नेगेटिव नहीं है, मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसीज ऐसे, आप कहेंगे कि ठीक है, लॉजिकल है, हो सकता है, दिस कैन बी द केस कि ये डेटा सही है। समझ आ गया? और इस डेटा सही होने को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कंसिस्टेंसी। वी कॉल इट एज, और वी कैन से दैट द डेटा इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो, आप अपने डेटा को कंसिस्टेंट कब कहेंगे? वेन यू विल कॉल योर डेटा इज कंसिस्टेंट, वेन इट विल बी लॉजिकल, या किसी चीज के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। लॉजिकल कब होगा? व्हेन क्लास फ्रीक्वेंसीज आर पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। और यू कैन से क्लास फ्रीक्वेंसी जो है दे आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर लेस और इक्वल टू। समझ आ गया? तो जब भी आपके पास कोई कंटेंट, अदरवाइज अगर आप बुक्स पे देखेंगे, लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे, वो बोलेंगे आपसे कि इफ यू हैव टू चेक फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, चेक फॉर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज मतलब इसमें अल्टीमेट क्लास ये 4 होंगे। वो कहता है कि अगर ये 4 पॉजिटिव हुए ना, तो ये सारे भी पॉजिटिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो बाय डेफिनेशन दे से दैट हाउ टू चेक वेदर अ डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। आप अपने डेटा को कंसिस्टेंट कैसे कहेंगे? वो कहता है कि भाई कंसिस्टेंट हो, या तो डेटा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। यस और नो? हमने कहा कंसिस्टेंट का मतलब क्या? उसने कहा कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज है,
एंड यू नो व्हाट इज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज नाउ, जिनका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, दे शुड ऑल बी ग्रेटर और इक्वल टू, लेकिन मैं समझने के लिए कह रहा हूं कि ऑल क्लास फ्रीक्वेंसीज शैल बी ग्रेटर और इक्वल टू, एक ही बात। जब अल्टीमेट ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो ऑटोमेटिकली सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज बड़ी ही होगी, जीरो से ज्यादा ही होंगी। बट इफ एनी ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव, अगर आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या निकली, नेगेटिव निकली, so it means the data is inconsistent. So if I tell you कि how you will check for whether your data is consistent or not, आप कहेंगे सर एक ही तरीका है, आप देख लीजिए, जनरली अगर आप कहेंगे, आप देखिए कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो से, सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए और एन से छोटी होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी लेस देन जीरो एंड दे शुड नॉट एक्सीड एन, सिंपल लॉजिक, समझ आ गया? ओके, डेटा इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब आपके पास या तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में आ जाएगी या एन को एक्सीड करेगी। क्या ऐसा हो सकता है मैं कहूंगा टोटल पॉपुलेशन आपकी 600 है जिसमें स्मोकर्स 1000 है? कैसे पॉसिबल है? अगर 600 टोटल पॉपुलेशन है तो सारे के सारे वैल्यू 600 से कम होने चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा? कंडीशंस फॉर डेटा बीइंग कंसिस्टेंट, कंडीशंस फॉर data being consistent. Tell me what are the conditions? All class frequencies shall be positive, that is greater or equal to 0, and all class frequencies should be less or equal to n. और आप इस सब की जगह एक ही कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आपकी वो कंडीशन ठीक हुई ना, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। एंड व्हाट इज दैट? द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, the ultimate class frequencies shall be greater or equivalent to 0. If they are greater or equivalent to 0, so that means each of your this so called as frequencies will be greater than 0. समझ आ गया? क्या आप मुझे इसका लॉजिक बता पाएंगे कि इसके बदले मैंने यही क्यों लिखा? नहीं, देखो, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा नीचे आ जाएगा, सी, ऊपर n आएगा जीरो ऑर्डर, देखो ऊपर आएगा n जीरो ऑर्डर, फिर दो हिस्से जब हो जाएंगे दे आर फर्स्ट ऑर्डर, फिर नीचे जाओगे तो सेकंड ऑर्डर, ऐसे ही बनता है ना अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें। अगर यही पॉजिटिव हुआ तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब ज्यादा ही होगा ना, देखो जितना आप ऊपर बढ़ोगे तो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा डेटा। सो दैट मींस अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है ये भी ठीक, ये भी ठीक, ठीक है। सो इंस्टेड फॉर चेकिंग फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, अगर आपको पता चल रहा है ना कि चार पॉजिटिव, मतलब इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 देयर आर 4 अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, अगर वो चारों के चार आपको लग रहे हैं पॉजिटिव है तो यू डोंट नीड टू फाइंड फॉर ए बी अल्फा बीटा, दे विल ऑल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो either you say like this that all class frequency should be greater or equal to 0 or all class frequency should be less or equal to n, that's first condition, or just do one thing, check for the ultimate class frequencies, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आ जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखना, अगर अल्टीमेट ऑर्डर पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर भी पॉजिटिव होगा, जीरो ऑर्डर तो होगा ही होगा पॉजिटिव। जितना ऊपर जाओगे उतना वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, जितना नीचे जाओगे उतना घटता जाएगा। So remember this. This is very important. A good number of MCQs can be framed on this. I'll repeat once again that zero order से जितना आप नीचे जाओगे फर्स्ट ऑर्डर की ओर, सेकंड ऑर्डर की ओर और थर्ड ऑर्डर की ओर, आपका नंबर जो है वो घटता जाएगा, नंबर जो है वो कम कम होता जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऊपर जीरो ऑर्डर में 600 है, फिर नीचे 600 से कम ही होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, समझ आ गया। एंड नाउ इफ दिस इज पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल दिस इज अल्टीमेट, दिस इज पॉजिटिव, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, बिकॉज ये आप नेगेटिव जो है वो नहीं बन सकते। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? चलिए जी, अब देख लीजिए, दिस वाज आवर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि हमें बताइए व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, क्या कंडीशंस है फॉर अ डेटा टू बी कंसिस्टेंट, या आपके पास कंडीशंस रखी हुई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मींस डेटा इज इनकंसिस्टेंट। या तो आपको पूछेंगे ऐसे, आपको बोलेंगे सर बताइए जरा हमें n जो है वो 100 है, a हमारे पास 60 है, b हमारे पास 40 है और हमारे पास ab जो है 30 है, ठीक। इसके बेस पे एक क्वेश्चन हमने अभी किया था, लेकिन तब एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा था कि हमें बताइए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल वो यहां पर लिखेगा एंड विल से फाइंड अल्फा बीटा,
आई विल ड्रॉ अ कंटिजेंसी टेबल एंड आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। चेक वेदर द डेटा इज कंसिस्टेंट और हमें बताइए जो हमारा डेटा है क्या वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब हम कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कैसे बोलेंगे, उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, आई ड्रॉ अ कंटिजेंसी टेबल। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ कंटिजेंसी टेबल, दिस विल बी ए अल्फा टोटल एंड दिस विल बी बी बीटा एंड टोटल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा देखूंगा, मैं सारी फ्रीक्वेंसीज निकालूंगा, वो सारी की सारी अगर पॉजिटिव हुई डेटा इज कंसिस्टेंट। बताओ जरा एन का 100 कहां पे लिखूं, इधर, चलिए जी A60 कहां पे लिखूं, ए के टोटल में, ठीक है, इधर नहीं लिखना, दिस इज ए बी, ए के टोटल में 60, चलिए जी B40 दैट मीन्स बी के टोटल में 40 और ए बी दैट मीन्स ए बी ये वाला कितना है 30 आ गया। नाउ विल फाइंड व्हाट, विल फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। चलिए जी 30 10 40, 30 और 30 60, 60 प्लस 40 इज 100। अब देखो 40 प्लस व्हाट इज दिस 60। अब 30 में मैं क्या जोड़ूं 60 बनेगा, ठीक है। क्या आपको कहीं जगह कोई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव लगी, नहीं लगी, सो दैट मींस द डेटा इज कंसिस्टेंट। अगर मैं ड्रॉ करते समय मुझे लग रहा था कि नहीं भाई कहीं जगह नेगेटिव आ रहा था, जैसे हमें कल वाले क्वेश्चंस में आ रहा था, तो ठीक है द डेटा इज इनकंसिस्टेंट। समझ आ गया कि नहीं। तो या आपको बोलेंगे हमें बताइए कौन सी, अगर ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकंसिस्टेंट है। डेटा एक्चुअली कंसिस्टेंट पूरा डेटा ही होता है, कोई फ्रीक्वेंसी इनकंसिस्टेंट नहीं होती। इनकंसिस्टेंट अगर होगा तो पूरा डेटा होगा। समझ आ गया कि नहीं। और इनकंसिस्टेंट होगा क्यों, आपने गलती की हुई है रिकॉर्ड करने में। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना जिनके पास ए नहीं होगा और बी नहीं होगा वो लेट मी सपोज -10 होंगे, नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 0 हो सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है, बट माइनस में वो चीज नहीं जा सकती। सो इट इज नॉट कि देयर इज वन फ्रीक्वेंसी दैट इज इनकंसिस्टेंट, द एंटायर डेटा इज इनकंसिस्टेंट। सो दैट मींस इनकंसिस्टेंट होगा कैसे, व्हेनेवर देयर आर एरर्स इन ईदर कैलकुलेशन और व्हाइल यू आर कंपाइलिंग और कलेक्टिंग द डेटा। जब आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया तो आपने कोई चीज गलत लिखी होगी, इसीलिए आपका डेटा जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। यहां तक समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस क्वेश्चन को कॉपी किया, इसको कर देना कॉपी, ठीक है। चेक वेदर द डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। आई राइट वन मोर क्वेश्चन, इसको घर पे कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, इसको बस लिखो, करना घर पे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस में रहे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन इज वेल एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। n is 150, a is 100, b is 70 and alpha beta is given out to be 20. चलिए जी डन, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज, अब देख लीजिए, पहले समझेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा दैट इज व्हाट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया फिलहाल। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपके पास अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ वी कैन डिवाइड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ए एट्रीब्यूट है स्मोकिंग, ठीक है, और दूसरा एट्रीब्यूट है लेट मी सपोज हेल्थ, ठीक है। तो आपने दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड किया, एक कंटिजेंसी टेबल बनाया, फिर आप देखते हो कि वो टेबल का जो डेटा है क्या वो सही है कि गलत है, ठीक है। अगर आपको सारी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव लगी सो यू कैन से कि हाँ लॉजिकल है, हो सकता है, सो द डेटा इज कंसिस्टेंट। या आपको लगा कि ऐसा नहीं होगा सो विल से द डेटा इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब इशू ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एट्रीब्यूट ए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने एक एट्रीब्यूट लिया, इसका नाम क्या है ए, एंड दिस एट्रीब्यूट इज डिफाइंड बाय लेट मी सपोज स्मोकिंग, ठीक। एंड लेट मी टेक दिस एट्रीब्यूट बी एज बीइंग टॉल,
टॉल, शॉर्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ another attribute, another set of attributes is A is employment, मतलब employed or unemployed. Let me write employed rather than employment. ठीक है, employed, and B write down educated. ठीक है जी, and let me give another example. A being exercise, ठीक, and B being obese. I'm dividing it. ठीक है, okay. Now, for example, if I take this one first, ठीक है, मैं अपनी पॉपुलेशन को कितने एट्रीब्यूट्स पे डिवाइड करूंगा? स्मोकिंग और वेदर टॉल और शॉर्ट। ठीक है, इस बेसिस पे मैं आपको इस बेसिस पे मैं डिवाइड करूंगा। जब मैं अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स, क्या आपको लगता है कि स्मोकिंग का किसी तरीके से कोई भी ताल्लुक है इंसान का लंबा या छोटा होने से? क्या ऐसा है कि छोटे लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं या लंबे लोग जो है वो कम स्मोक करते हैं? नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सो दैट मीन्स यू आर टेकिंग सच टू एट्रीब्यूट्स, आप ऐसे दो एट्रीब्यूट्स पे अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो जिनका आपस में कोई खास ताल्लुक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आई एम टेकिंग टू एट्रीब्यूट्स, बट मेरे हिसाब से ये इन दो एट्रीब्यूट्स जो है वो आपस में रिलेट नहीं है खास, मुझे लग रहा है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड बीइंग टॉल। आपको लग रहा है कोई रिलेशन है लंबा होना और ज्यादा स्मोक करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हां, अगर मैं ऐसे कहूं अब स्मोकिंग बी एट्रीब्यूट इज कैंसर, ठीक, अब मैं अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्मोकिंग एंड कैंसर। ठीक है, क्या आपको लगता है कोई रिलेशन है आपस में स्मोकिंग और कैंसर का? हाँ, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। इस वाले केस में आई डिडंट फील कि कोई रिलेशन था आपस में। मुझे कोई रिलेशन दो एट्रीब्यूट्स जिन दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मैं अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा था, उन दो एट्रीब्यूट्स में आपस में कोई खास क्या कोई रिश्ता नहीं था। यहां पर आपको लगने लगा कि ना कोई तो रिलेशन है कि जो स्मोक करेगा चांसेस है कि उसको कैंसर भी होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जो स्मोक करेगा तो हाँ कैंसर, नहीं, मैं कह रहा हूं कि रिलेशन है। ओके, क्या यहां पर कोई रिलेशन है? जो पढ़ेगा चांसेस है कि वो एम्प्लॉयड भी होगा। हाँ, है, रिलेशन है, दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। ओके, व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड ओबीस? है है रिलेशन? ओके, नाउ टेल मी द टाइप ऑफ रिलेशन इन दिस केस। लेट्स टेक दीज थ्री, स्मोकिंग एंड टॉल, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू? ओके, नो रिलेशन। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन डू यू थिंक हियर? देखो, जो एम्प्लॉयड है वो एजुकेटेड भी है, so that means when A is there, when you define something on the basis of A attribute, chances are कि उनके पास B attribute भी present होगा। Who are employed, chances are they are also educated. Okay, what about this one? One who will exercise, will he be obese? नहीं, ये तो उल्टा रिलेशन है कि जो एक्सरसाइज करेगा वो ओबीस नहीं होगा, वो इसके नेगेटिव वाले के साथ जा रहा है। ए का बीटा के साथ रिश्ता बन रहा है, यहां का ए का बी के साथ रिश्ता बन रहा है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? यहां पर ए और बी का कोई रिश्ता नहीं बन रहा। समझ आ गया? अब देखो, नाउ जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। डज द प्रेजेंस ऑफ ए एट्रीब्यूट हैज एनी इफेक्ट ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बी? यस और नो? फिर से सुनो, आपको इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है, मैं कहूंगा प्रेजेंस, does presence of attribute A has any effect on presence or absence of attribute B? No, absolutely no. ए अगर इसलिए कहने का मतलब ए अगर प्रेजेंट होगा दैट मींस वो स्मोकिंग होगा, क्या उससे बी पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई टॉल होगा, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए हैज एनी इफेक्ट ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस? यू विल से प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए हैज एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। जब ए होगा तब आप देखोगे कि बी भी साथ होगा, सो दैट मींस द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए causes the presence of attribute B.
ए आ रहा है, दोस्त है आपस में। जब आपको लगेगा ना कोई एम्प्लॉयड है, आप देखोगे वो बी वाला एट्रीब्यूट भी उसके साथ होगा। वन विल बी एम्प्लॉयड विल बी एजुकेटेड एज वेल। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये आपस में दुश्मन है। जो एक्सरसाइज करेगा वो ओबीस नहीं होगा। सो दैट मीन्स व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए यू विल सी एब्सेंस ऑफ बी। समझ आ गया? When presence of A, मतलब attribute A has no effect on presence of B or absence of B, this is called as the two attributes are independent. दो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब एक एट्रीब्यूट के होने से दूसरे एट्रीब्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल से कि भाई इनके आपस में क्या रिलेशन है, इंडिपेंडेंट। समझ आ गया? इधर देखो, अब ये दो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसके होने से इस पे फर्क पड़ रहा है, इसके होने से इस पे फर्क पड़ रहा है। सो वी कैन से दैट दीज टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड, आपस में फर्क पड़ता है। लेकिन कैसा फर्क पड़ता है? अगर एक के होने से, इफ प्रेजेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट कॉजेज द प्रेजेंस ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, जब ये होगा तो ये भी होगा, चांसेस है कि ये भी होगा, चांसेस है कि ये भी होगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एसोसिएशन। Or I can say when the presence of one attribute causes the presence of another attribute. This is called as positive association. But when presence of one attribute causes the absence of another attribute, this is called as negative association. Or we can say the two attributes are negatively associated. बताइए समझ आ गया कि नहीं? आप देख लीजिए, एक्सरसाइज एंड ओबीस। आप ऐसे देखोगे, एक्सरसाइज करेगा क्या ओबीस भी होगा? नहीं, ओबीस नहीं होगा। तो उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, दुश्मन है आपस में, नेगेटिव एसोसिएशन है। एम्प्लॉयड होगा, एजुकेटेड भी होगा, हाँ ठीक है। स्मोक करेगा, कैंसर भी होगा, चांसेस है ना। आप देखो पॉजिटिव साइड, ऐसा है कि अगर वो स्मोकिंग करेगा तो वो कैंसर से बचेगा? नहीं, स्मोकिंग करेगा तो कैंसर होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो अगेन है पॉजिटिव एसोसिएशन। समझ आ गया? जरा मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक growth followed by, let me take, this is the first attribute, economic growth मेरा पहला है और दूसरा attribute है मेरा employment. Is this positive association or negative association? जब एक कंट्री ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, पॉजिटिव एसोसिएशन। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नेगेटिव एसोसिएशन। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, आएगा जाएगा, दिस इज नेगेटिव एसोसिएशन। अब कितना आएगा कितना जाएगा वो अलग चैप्टर है, मतलब वो अलग टॉपिक है हमारा। बट फिलहाल है कि इस एक एट्रीब्यूट के आने से दूसरा एट्रीब्यूट आएगा कि जाएगा। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो कैन आई से व्हेन आई टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, when I talk about the relation between the attributes, I can have three relations between the attributes. One is the attributes are independent of each other. उनको आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता। A आएगा, B आएगा कि नहीं आएगा उसको खास फर्क नहीं पड़ता। Second is positive association. What is positive association? The presence of one attribute will cause the presence of another attribute. तो अगला भी आ जाएगा, ठीक है। And third one is negative association. What is negative association? The presence of one attribute will cause the absence of another attribute. तो पहले एट्रीब्यूट के आने से दूसरा एट्रीब्यूट एब्सेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एसोसिएशन। यहां तक समझ आ गया? सो दैट मीन्स अभी हमारे पास तीन चीजें समझ आ रही है यहाँ पे। वन इज द एट्रीब्यूट्स कैन बी इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स एक के आने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड इज पॉजिटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन इज एक के आने से दूसरा भी आएगा। एंड व्हाट इज नेगेटिव एसोसिएशन? कि एक आएगा और दूसरा नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा जाएगा। अब सवाल है कि कितना जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे दोनों के, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर दीज टू फ्रेंड्स, दिस इज फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी, ध्यान से देखना, एंड दीज आर टू एनिमीज एंड पर्सन ए एंड पर्सन। कभी कभी ऐसी दोस्ती होती है कि जब ए होगा आपको हमेशा बी मिलेगा साथ। ऐसे दोस्त होते हैं कि ए और बी हमेशा साथ चलेंगे, लेकिन कभी कभी होता है कभी कभी आपको, मतलब कभी आपको साथ दिखेंगे, मतलब देखेंगे साथ, बट अगर आपको 10 बार देखोगे उनको 8 बार वो साथ ही होंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि 10 के 10 बार साथ होते हैं। दोनों केसेस में पॉजिटिव एसोसिएशन, मगर कहीं जगह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब जब भी मिलेगा तो साथ ही मिलेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा कम एसोसिएशन। दोस्ती हमेशा पीक पे नहीं होती। कभी आपको बहुत ज्यादा दोस्ती मिलेगी कि हमेशा साथ में ही मिलेंगे, कभी दोस्ती की लेवल जो है वो घटती जाएगी। सेम इज द केस विद एनिमीज। जब ये कहीं आएगा ये हमेशा भागेगा, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर सीइंग 10 इंस्टेंसेस वेयर यू सॉ ए,
और 10 के 10 बार आपने बी को नहीं देखा, सो दैट मीन्स इज कंप्लीट नेगेटिवली एसोसिएटेड। बट आपने 10 बार ए को देखा, उसमें से 2 बार बी था, तो दैट मीन्स दुश्मनी तो है लेकिन उतना ज्यादा दुश्मनी नहीं है। जब एक एट्रीब्यूट आता है तो दूसरा कभी कभी साथ आता है, हमेशा नहीं। समझ आ गया ना, ये एसोसिएशन समझ आ गया, व्हाट इज पॉजिटिव एसोसिएशन, व्हाट इज नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव एसोसिएशन नाउ इफ आई वाइंड दिस अप। पॉजिटिव एसोसिएशन इज जब एक आएगा तो दूसरा भी आपको साथ ही मिलेगा, दैट मीन्स पहले के आने से दूसरा भी आता है, और नेगेटिव एसोसिएशन मीन्स पहले के आने से दूसरा जाता है। कितना दूर जाता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। बट चूंकि वी आर स्टडिंग व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में कहानियां नहीं चलेंगी, स्टैटिस्टिक्स में कहानियां नहीं चलेंगी कि हाँ दोस्ती है दुश्मनी है। बोलेगा मुझे मैथमेटिकली दिखाओ कहां पर आपको लग रहा है दोस्ती है, कहां पर दुश्मनी है। समझ आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई पॉजिटिव एसोसिएशन मींस दे आर एसोसिएटेड। सर प्रूव मी दैट दे आर एसोसिएटेड। आपको कैसे लग रहा है कि आपस में ये क्या चीज है, दे आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, टेल मी हाउ यू आर एबल टू इन्फर दिस। समझ आ गया कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड एज मेथड्स टू डिटरमाइन एसोसिएशन। अब किस किस मेथड से मैं एसोसिएशन को एस्टैब्लिश कर सकता हूं? आपको कैसे लगेगा कि भाई ये चीज पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, ये नेगेटिवली एसोसिएटेड? देखो यहां पर मैंने आपको कहा सिंपली, फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू सिंपली ए एट्रीब्यूट इज एजुकेटेड एंड बी एट्रीब्यूट इज एम्प्लॉयड। आपने कहा ठीक है पॉजिटिव एसोसिएटेड, बट क्या आप मुझे इस चीज में बता पाओगे इज इट पॉजिटिवली वेदर ए एंड बी एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिवली एसोसिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटिंजेंसी टेबल? See, when I name the attributes, आप अपनी थिंकिंग से बोल रहे हो कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ विल कॉज द ऑकरेंस ऑफ employment as well, so this is positively associated. That is when I am telling you what the attributes are. But if I give you numerical figures, from these numerical figures can you tell me is A and B positively associated, negatively associated, or they are independent? तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड तो चाहिए ना मैथमेटिकल, जिससे मुझे इस डेटा को समझ आ जाए कि ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझ आ गया कि नहीं? तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स है, एंड दैट विल बी द ऑलमोस्ट एंड ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, उन 3 मेथड्स के साथ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द 3 मेथड्स एंड दैट विल बी द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, अब देख लीजिए 3 मेथड्स हमारे पास है। नंबर फर्स्ट मेथड इज ऑन द बेस, अब देख लीजिए, चलिए मेथड डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको, सी देयर इज एन इशू दैट वी हैवंट स्टडीड प्रोबेबिलिटी, पढ़ा नहीं है ना प्रोबेबिलिटी अभी, तो द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ये जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, सो थोड़ा सा आप समझिएगा, हल्का सा, ताकि मैं इस मेथड के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊं। सी लेट मी, चले इस तरीके से पढ़ाएंगे। सी फॉर एग्जांपल मुझे बताइए दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, यह आपके पास 2 चीजें हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अगर ए और बी आपस में अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक हो गया कि चीजें दूर इसलिए है क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जांपल मैं एक आदमी हूं, आप दूसरे हो, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं। ठीक है, अब आप ये अलग है, मैं अलग हूं। ठीक है, बट क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, मुझे इसके होने से कोई खास फर्क या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इंडिपेंडेंट। दूसरा होगा हम इसलिए दूर है क्योंकि हम दुश्मन हैं। समझ आ गया? बात समझ आ गई कि नहीं? 2 लोग दूर 2 वजहों से हो सकते हैं, या तो उनके बीच में दुश्मनी है तभी दूर बैठे हैं, या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जानते ही नहीं एक दूसरे को, तब भी दूर बैठे जा सकता है। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? नाउ लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस वे। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज प्रपोर्शन मेथड, ऐसे हम पढ़ेंगे इसको। वन इज प्रपोर्शन मेथड, नंबर सेकेंड इज कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड को हम कभी कभी प्रोबेबिलिटी मेथड भी कहेंगे। ठीक है, द फर्स्ट इज प्रपोर्शन मेथड, नंबर सेकेंड इज कंपैरिजन मेथड और प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रपोर्शन मेथड इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड, वी समटाइम्स कॉल इट बाय द नेम ऑफ परसेंटेज मेथड। अनदर मेथड इज आवर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मेथड। अब हम देखेंगे कि मेथड्स क्या है। ठीक है, नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज यूल्स कोफिशिएंट
of association. This is the third method, Yule's coefficient of association, and the fourth method is called as coefficient of colligation. Coefficient of colligation. If we go into the more depths, that is absolutely not needed. We can go somewhere called as chi-square test. ठीक है, वो काफी ऊपर चला जाएगा, उधर जाने की जरूरत. That will be simply a waste of time. ठीक है, that's for manifold one. So we can stop here only. ठीक है, हाँ इतना काफी हमारे लिए. One is proportion method, comparison method, Yule's coefficient and coefficient of colligation. These are the four different methods. जिन methods से हमें क्या पता चलेगा? We'll understand कि what is the relation between the mathematically हमें पता चलना चाहिए कि क्या ये positively associated है कि आपको समझ आ गया ना इसका नीड क्या आया, ये क्यों आ गया पिक्चर में. इसलिए पिक्चर में आया बिकॉज आप वहां पर कह रहे थे कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव है, बट कब? व्हेन आई नेम्ड द एट्रीब्यूट. समझ आ गया. बट हमेशा इतने सिंपल एट्रीब्यूट्स नहीं होते, कभी कभी कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या रिलेटेड है आपस में कि नहीं है. सो एट दैट टाइम व्हाट वी डू, वी फाइंड इट मैथमेटिकली. वी ड्रॉ अ कॉन्टिजेंसी टेबल. कंटिजेंसी टेबल से हम डेटा निकालेंगे. नॉट नेसेसरी कंटिजेंसी टेबल, आई रिक्वायर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली. उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन ईच ऑफ द मेथड्स, और हर किसी मेथड से आंसर सेम ही आ जाएगा. यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ देम इफ दे आस्क यू व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन द डेटा. आप इसके लिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, कि इसके लिए कभी कुछ और चाहिए होता है, इसके लिए कुछ और चाहिए होता है, एंड यू वाइट. सी नाउ बिफोर गोइंग टू दीज फोर आई एक्सप्लेन यू अ सिंपल थिंग. देखो, फॉर एग्जाम्पल, let me define something on the basis of two attributes A and B. I am defining a population on the basis of two attributes A and B. समझ आ गया? मुझे बताओ, see, if I use the word probability, see what is probability? Probability मतलब किस चीज के होने के कितने चांसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में पढ़ा होगा, if I am having a coin and I toss a coin. ठीक है, मैंने कॉइन उठाई एंड आई टॉस्ड इट. ठीक है, मुझे बताओ वहां से क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है. सो दैट मींस टोटल आउटकम्स, फिलहाल के लिए मैं अगर आई नॉट गो इनटू टेक्निकलिटीज, ये हमें अलग से पढ़ना है. टोटल आउटकम्स आर 2, यस और नो, है ना. टोटल या तो हेड आएगा या टेल आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ डाइस. इफ यू रोल अ डाइस, व्हाट आर द टोटल आउटकम्स? या 1 2 3 4 5 6 7 तो आ नहीं सकता. सो दैट मींस टोटल आउटकम्स आर व्हाट? टोटल आउटकम्स विल बी 6. बट व्हेन यू विल रोल अ डाइस, आपके केस में कुछ ना कुछ फेवरेबल तो होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग अ कॉइन एंड यू वांट टू टॉस इट एंड यू वांट इट शुड बी हेड, सो व्हाट इज योर फेवरेबल? हेड. एंड हाउ मच फेवरेबल आउटकम्स यू आर हैविंग? नहीं, दैट इज द टोटल आउटकम्स. आप क्या चाहते हो? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ हेड. इफ आई टॉस अ कॉइन, आई वॉन्ट अ हेड. पहले मुझे बताओ, अगर मैं हेड को टॉस करूं, सॉरी कॉइन को टॉस करूं, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 2. तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझेंगे 2 मिनट के लिए, जब तक हम वापस इस चैप्टर पे आ जाएंगे. ठीक है, हेड आने के चांसेस क्या है? पहले मुझे बताओ टोटल क्या है? आउटकम्स 2. आपका फेवरेबल कौन है? हेड. कितने हैं वो एक ही है. सो इसका प्रोबेबिलिटी जो हेड का है, दैट विल बी 1/2. समझ आ गया? सो आई कैन से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए हेड? यू से सर 1/2. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रोलिंग ए डाइस एंड आई वांट कि इस पे आना चाहिए 6, खेलते ना वो गेम, तो 6 आना चाहिए. कितने आउटकम्स उसमें से, मतलब टोटल कितने निकलेंगे? टोटल 6 निकल सकते हैं. एंड हाउ मेनी आर फेवरेबल टू यू? 1. सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1/6. इतना समझ आ गया? समझ आ गया. सो दैट मीन्स कैन आई से, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए? फेवरेबल इज ए डिवाइडेड बाय टोटल इज एन, है कि नहीं? मतलब सिंपल अगर हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑकरेंस, एनी इवेंट, दैट इज कि वो इवेंट, उस इवेंट में कितने हैं, आई कैन राइट इट बेटर लाइक दिस, उस इवेंट में कितने फेवरेबल है डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल. यहां तक क्लियर हो गया? हल्का सा थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको, ताकि आप प्रोपोर्शन मेथड पे जो है वो समझ आ जाए. अच्छा, नाउ देखो, यहां अगर मैं कहूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए और बी एक साथ जहां पर होगा, देखिए मैं ऐसे देखूंगा इसको. मैं देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्टली समझाऊंगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट आई वांट यू कि थोड़ा सा इसका बेसिक्स जो है वो आप समझो. ठीक है, अदरवाइज आई कैन राइट इट वेरी सिंपली एज वेल. ठीक है, देखो, विल फर्स्ट डिस्कस प्रोपोर्शन मेथड, सॉरी, विल फर्स्ट डिस्कस कंपैरिजन मेथड. विल फर्स्ट डिस्कस व्हिच मेथड? द कंपैरिजन मेथड, और वी कॉल इट एज व्हिच मेथड?
प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा जो है वो याद रखना पड़ेगा, जो हम आगे जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पर हम उस पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, सिंपल चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी मेथड सेज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, वो बाद में देखेंगे जब प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा, यहां पर आप स्टार एक रखिएगा, फिर जब आप रिवीजन में चले जाएंगे आपको ये स्टार अपने आप समझ आ जाएगा, बिकॉज आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब हम थोड़ा सा इवैल्यूएट चीजें करेंगे वहां में एक चीज आ जाएगा। चीज क्या आ जाएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी जब ए और बी एक साथ होगा, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेट्स टेक इट दिस वे। ठीक है, देखो, वी आर अंडरस्टैंडिंग विच मेथड? प्रोबेबिलिटी मेथड, और एक्चुअल इज कंपैरिजन मेथड। ठीक है, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा लंबा नाम है, कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मेथड। This is the name of the method, but we simply call it as comparison method. Or since we use probability inside it, we sometimes call it as probability method. But the actual name for this is comparison between what? Actual and observed frequency method. This is the actual name of it. But आप ज्यादातर इसको इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए, किस मेथड की बात कर रहे थे हम? कंपैरिजन मेथड की। ठीक है, हमने कहा कंपैरिजन मेथड जो है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी मेथड। हमने कहा फिलहाल के लिए आप क्या रख दीजिए, वहां पे स्टार रख दीजिए। हम इस चीज पे आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा फिर जो मैं एक चीज लिख रहा हूं ये आया कहां से। ठीक है, हम आपको ये लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी एक साथ होगा, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल लॉजिक अगर हम यहां देखेंगे, इस तक हम कैसे पहुंचेंगे वो हम बाद में देखेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नया चीज नहीं है नया चीज, बट इसको हम कब देखेंगे? जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। अब यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस आप यहां देख लीजिए कि देयर इज समवट लाइक दिस, जो आप यहां से होकर यहां पर आप पहुंच जाओगे। एंड आई मेक श्योर कि आप यहां तक ये चीज जब मैं प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊं, विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस कि आया कहां से। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन, मतलब ए और बी जब एक साथ होगा, ए और बी जब एक साथ होगा वो सेम होगा कि चाहे ए अलग हो या बी अलग हो। ध्यान से देखो, देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस, देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस। कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मींस क्या चांसेस है ए और बी के साथ होने के, जब ए और बी एक साथ होगा। क्या चांसेस है ए अकेला होने का और क्या चांसेस है बी अकेले होने का। समझ आ गया कि नहीं? नाउ आई एम टेलिंग यू, कैन आई इन प्लेस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कैन आई राइट ए बी डिवाइडेड बाय एन? ए बी जब एक साथ है डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को हटाएंगे कैसे? नीचे टोटल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। इसको क्या लिखूं? ए बाय एन। इसको क्या लिखूं? एन और एन कैंसिल। सो कैन आई राइट ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या आप इसको 2 मिनट के लिए याद रखेंगे? समझ आ गया? ए बी इज इक्वल टू ए अलग से बी अलग से डिवाइडेड बाय एन। पर मुझे बताओ ये वाली कौन सी एसोसिएशन है? देखो, ये कह रहा है कि जब ए और बी एक साथ होगा, ए और बी एक साथ होगा, वो सेम ही होगा जब चाहे ए अलग हो या चाहे बी अलग हो। दिस इज इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? फिर से एक बार सुनो, मैं कह रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? कॉमन, साथ हो। ए और बी एक साथ हो या ए और बी अलग अलग हो, बीच में क्या है? इज इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। समझ आ गया? नॉर्मली अगर मैं देखूं, अब इसकी जगह मैं इधर पे पहुंचूंगा, ए और बी एक साथ है और ए और बी अलग अलग है, अगर बीच में इज इक्वल टू है, इट मींस दोनों आप चाहे वो साथ हो चाहे वो अलग हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो इट मींस दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इफ दिस कम्स आउट टू बी ट्रू, इफ यू से ए बी का वैल्यू आपके पास है, ए का वैल्यू बी है, बी का वैल्यू बी है और एन का वैल्यू बी है, अगर आप उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और आपको बीच में इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यू विल से कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लॉजिक इधर पे है, फिर यहां से डिराइव होकर मैं यहां पहुंचा। बट मुझे बताओ,
अब यहां देखो, इसको वापस आ जाएंगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देन आई टेल यू कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे भी सवाल मैं बना सकता हूं। यहां से आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये क्या है, जब दो एट्रीब्यूट्स क्या है एक साथ, और यहां पर क्या है अलग अलग। अब देखना, मुझे बताओ जब एक साथ एट्रीब्यूट्स हो या अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, तो आप क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दोनों एक साथ ले लो आप या अलग अलग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ऐसा हो गया कि एक साथ जब वो थे वो वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर कि वो जब अलग अलग है, दैट मींस एक साथ आप उनको ज्यादा देखते हो, अलग अलग कम देखते हो, विच एसोसिएशन इज दिस? एक साथ ज्यादा है, अलग अलग कम है, दिस इज पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर आपको लगेगा कि एक साथ जो है वो ये कम है और अलग अलग ज्यादा दिख रहे हैं, you'll say, sir, this is negative association. Yes or no? अब आप इसको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख लीजिए कि चीजें जब एक, देखो इसका मतलब कि जब वो एक साथ होते हैं और इसका मतलब कि वो अलग अलग है, समझ आ गया? बट इससे आपने क्या चीज निकाला, अभी यहीं से निकाला। सो कैन आई से व्हेन ए बी इज इक्वल टू a into b by n, it means the attributes are independent, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका बैकड्रॉप समझ है ना, प्रोबेबिलिटी में वो है, ठीक है। अच्छा, अगर ए बी जो है जहां वो एक साथ ज्यादा दिखेंगे एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी कि वो अलग अलग दिखेंगे, आई से सर दिस इज पॉजिटिव एसोसिएशन। और जब आपको लगेगा कि ए बी एक साथ कम दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू जब ए बी को अलग अलग देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज नेगेटिव एसोसिएशन। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली में क्या है, मतलब दिस इज इस टाइम क्या है, ऑब्जर्व्ड। दिस इज एक्चुअल में नॉर्मली कैसे होने चाहिए। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? वही मैंने कहा था, रिलेशन बिटवीन, अ कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट यू आर सीइंग कि ए बी जब एक साथ है तो कितना वैल्यू है, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग। इफ इट इज इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट। इफ ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर, दैट मींस आपको साथ में ज्यादा दिख रहे हैं, सो यू से पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर आपको कम दिख रहे हैं, दिस इज नेगेटिव एसोसिएशन। नाउ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन सिंपली राइट डाउन लाइक दिस वन। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज कंपैरिजन मेथड। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज कंपैरिजन मेथड। पहला पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मेथड, also called as probability method. Now can you tell me in this case what happens? Write down this one first. Write down these three cases. Write down these three cases. This one is observed and this one is your expected frequency or actual frequency. आपको पूछा जाएगा कि भाई आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपके पास दी हुई है, हमें बताइए इनके बीच का रिलेशन क्या है। समझ आ गया? So if A, B combined is equivalent to A, B by N, it is independent. So this, ये जो आपके पास ये A, B लिख रहे हो ना, this is actually observed, आप क्या देख रहे हो, and this should be, this is the expected. Expected ये होना चाहिए। अगर expected और actual बराबर है, so that means this is independent. अगर observe ज्यादा कर रहे हो आप, you are seeing more attraction, more relation to, you say positive association. और अगर आप कम देख रहे हो expected से, so two questions can be asked in two ways. Either या आपको फॉर्मूला देंगे वरना आपको वो कहेंगे if observed frequency is equivalent to the expected frequency in case of comparison method, the relation between the attributes is. समझ आ गया? For example, if I give you a question that A is 30, B is 40, N is 100 and AB is 36.
कैन यू टेल मी विच एसोसिएशन इज दिस? अब हम कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि कहीं हमें कंटिंजेंसी टेबल तो नहीं बनाना। आप बोलोगे जरूरत नहीं है, क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि ए बी है, बी बी है, एन बी है और ए बी बी है। बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक, आपको बोला गया कि एसोसिएशन बताइए, आप नॉर्मली क्या करेंगे? आप बोलेंगे ए बी किसके बराबर होना चाहिए? ए बी बाय, ए बी क्या है? 36, और ए बी बाय एन क्या है? इज इक्वल टू नहीं लिखिएगा आप ऐसे लिखिएगा अलग से। हाँ, ए कितना है? 60, बी कितना और एन कितना? 0 0 0 0। तो यहां से 36, यहां से 24। बताइए ग्रेटर साइन कहां लगेगा? उधर की ओर। सो इट्स ग्रेटेस्ट और पॉजिटिव एसोसिएशन। समझ आ गया? बट रिमेंबर दिस फैक्ट, अगर ये सवाल एग्जाम में आया एंड द ऑप्शंस आर लाइक दिस, पॉजिटिवली एसोसिएटेड, नेगेटिवली एसोसिएटेड, सी इंडिपेंडेंट, ऐसे ऑप्शंस आएंगे ना, एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या रखेंगे? पॉजिटिव एसोसिएशन। बट सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है, अगर ये वाला ऑप्शन मिला आपको, तो पहले देखना है कि डेटा कंसिस्टेंट था कि नहीं। पहले देखना इस ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ ही सेज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंडिपेंडेंट, नन ऑफ दीज, आप बोलोगे नहीं इट्स नेगेटिव, पॉजिटिव एसोसिएशन। बट इफ ही यूजेस दिस ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कहीं वो इनकंसिस्टेंट डेटा तो नहीं है। बिकॉज व्हेन द डेटा इज इनकंसिस्टेंट, एसोसिएशन का तो मतलब ही नहीं है। सी एसोसिएशन आप कब देखेंगे? जब डेटा पहले कंसिस्टेंट होगा। जब डेटा कंसिस्टेंट होगा देन यू कैन से कि हाँ पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है, इंडिपेंडेंट है, वो तब उसका मतलब तब निकलेगा। समझ आ गया कि नहीं? विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टू अंडरस्टैंड। इस पे थोड़ा एमसीक्यूज करेंगे पहले ताकि इसको समझेंगे, एंड देन विल गो विद द अदर टू मेथड्स। ठीक है, फिलहाल ये समझ आ गया व्हाट इज। जरा इसको मैं अगर ये कर दूं, थोड़ा सा स्क्वीज कर दूं, बताइए कंपैरिजन मेथड में आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कंपैरिजन मेथड में आप कंपेयर करिए किसको? ए बी को और ए बी बाय एन को। आपको याद इतना ही रखना है, बट आपको अब समझ आ गया कि ये कहां से निकला है? प्रोबेबिलिटी से। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मेथड। समझ आ गया? अगर ये इक्वल हुआ तो, अगर ये ग्रेटर हुआ तो, अगर ये लेस हुआ तो, अच्छा इस वाले को क्या हम कहेंगे? ऑब्जर्व, और इसको एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। नहीं एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वो लिखा ना मैंने, शायद गलत तो नहीं लिखा, किधर गया? एक्सपेक्टेड, जो मैं चाहता हूं कि होना चाहिए, ये है कि जो आया है, दिस इज नॉर्मली क्या होता है, दिस इज एक्सपेक्टेड वन एंड दिस इज ऑब्जर्व। If observed is equal, it is independent. If observed is more, you are observing more relation, positive association. You are observing less association, that's negative association. Observed and expected. Yes, observed and expected. समझ आ गया? ठीक है, rest will discuss tomorrow inshallah.